नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की और पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे टारगेट पर बांग्लादेश का बॉस है। खालिदा जिया के बेटे, कल मैंने आपको बताया था बांग्लादेश लौटे, हिंदुओं के हक की बात की, तो अब खालिदा जिया के बेटे को हत्या की धमकी मिल रही है। उनके मर्डर की बात कट्टरपंथी कर रहे हैं। बताएंगे कौन है ये लोग जो खालिदा जिया के बेटे को मारने की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या क्यों और किसने की है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे भारत में उत्तर प्रदेश में दीपू जैसे अंजाम की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ सही हुआ, सर तन से जुदा की धमकी देने वाला यूपी का था। उसके बाद आपको बताऊंगा योगी की पुलिस ने इसका क्या किया है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे पत्थरबाजों का हिसाब होगा। राजस्थान में एक मस्जिद से पत्थर चले और उसके बाद कैसे पुलिस ने पत्थरबाजों को उठाया है यह आपको दिखाऊंगा और आखिर यह पत्थरबाजी क्यों हुई है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे कार्यक्रम खत्म, गमला गायब। यूपी की यह खबर सबसे ज्यादा वायरल है, लोग इस पर बात कर रहे हैं। कार्यक्रम हो गया, पीएम मोदी और योगी चले गए, उसके बाद लोग आए और एक एक कर गमले उठा ले गए जो लगाए गए थे। आखिर क्या वजह है, कौन कौन और कितने गमले लेकर गया है, क्या एक्शन लेने वाली है यूपी की सरकार और प्रशासन। साथ ही बताएंगे कि आखिर लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता इस तरह की चोरी करने के बावजूद। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करूंगा बिहार लिए चलेंगे। बंगले से लालू परिवार की विदाई हो गई है। वो बंगला जिससे तेज प्रताप की पत्नी कभी छोड़कर गई थी, वो बंगला जिस बंगले को लालू की बेटी रोहिणी छोड़कर गई, वो बंगला पूरे परिवार को छोड़ना पड़ा है। कहां गया है लालू परिवार और कौन टोटी चोरी का आरोप लगा रहा है बंगले से, यह भी आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। दीपू की हत्या पर बांग्लादेश के हिंदुओं में आक्रोश, सड़क पर उतरकर लगाए न्याय की मांग के नारे। ईश निंदा का आरोप लगाकर कट्टरपंथियों ने दीपू की हत्या की थी। पहले दिन बांग्लादेश में तारिक रहमान को मिल गई मौत की धमकी। भारत के साथ बैकडोर डील का आरोप लगाया गया। जमात इस्लामी से जुड़े वकील ने धमकी जारी की। नाइजीरिया में अमेरिका ने की आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ट्रंप बोले ये ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं, मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन, साधु संतों के साथ सड़क पर उतरे शुभेंदु अधिकारी। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, भयानक हादसे में ड्राइवर की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकवादियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। सीसीटीवी में एक पाकिस्तानी आतंकी के साथ दिखा लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। भारी जलभराव से कई हाईवे बंद हो गए। बिगड़ते हालात की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को मिला बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार पाने वाले बच्चों के साथ की चर्चा का। जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। कंबोडियाई थाईलैंड की जंग में चीनी हथियार फेल हो गए। रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान ही फट गया लॉन्चर। हादसे में 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत। जयपुर में मस्जिद के बाहर पत्थर हटवाने को लेकर विवाद, पथराव में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। लाठीचार्ज करना पड़ा, इलाके में इंटरनेट भी बंद किया गया। पुणे में अवैध शराब पकड़ने पहुंची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक मकान में मिला कैश ही कैश, 1 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई। कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ है। महिला प्रदर्शनकारियों ने जमानत दिए जाने पर उठाए सवाल। रेप पीड़िता की मां बोली दोषी को फांसी दो। पटना में आधी रात में खाली होने लगा राबड़ी आवास। 1 महीने पहले नोटिस मिला था। हार्डिंग रोड में मिला है नया घर। लखनऊ में प्रेरणा स्थल से गमले चुराने वालों पर होगी एफआईआर। एलडीए ने सुरक्षा के लिए 30 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। गमलों की चोरी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। आज से महंगा हुआ रेलवे का किराया। रेलवे ने जारी की है किराया बढ़ाने को लेकर अधिसूचना। मेल एक्सप्रेस और एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।
और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, टारगेट पर बांग्लादेश का बॉस है। कल मैंने आपको बताया था बांग्लादेश का बॉस निशाने पर है। बांग्लादेश में देखिए मोदी विरोधी, भारत विरोधी नारे अब भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे की। इंडिया, इंडिया, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी है कि बीच चौराहे, बीच सड़क भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये सब कुछ यूनुस की नाक के नीचे और खुलेआम हो रहा है। एक तस्वीर जो बांग्लादेश को देखनी चाहिए, वहां जो कुछ हो रहा है, यूनुस, पुलिस, सेना आंख बंद किए। भारत में बीती रात पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी रात में हुई, आधी रात पत्थर चल रहे थे सड़कों पर। और इस पत्थरबाजी के बाद पत्थर चलाने वालों को पुलिस खींच खींच कर ले गई है। भारत में इस तरह एक्शन होता है हिंसा करने वालों के खिलाफ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारे? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, आपको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे कुछ तो ला रहा हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारा? अरे नाम बताओ भाई, नाम बताओ, क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई। बताया गया कि मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अरेस्ट किया है पुलिस ने। पत्थर हमने नहीं मारा। क्या नाम है भाई? क्यों मारा था? क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। आपको अच्छा क्यों लेके जा रहे हो? अभी सर ये लिख रहा है उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताइए, नाम बताओ तुम्हारा। क्या नाम है? क्या नाम है? दूसरी तरफ देखिए, आपको याद होगा कल मैंने आपको दिखाया था भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर भी यही किया कुछ उपद्रवियों ने, गिरा दिया। इस पर भी कार्रवाई हुई। भारत में देखिए क्या हुआ। भारत में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, उन उपद्रवियों को जो तोड़फोड़ कर रहे थे। यह एक्शन भारत में होता है जो भी कानून अपने हाथ में लेता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तस्वीर। बांग्लादेश में आज हिंदू सड़कों पर उतरा था। दीपू की हत्या के खिलाफ डरा सहमा हिंदू प्रदर्शन कर रहा है के लिए। হিন্দু মাদক লড়বে, মৌলবাদী যেখানে প্রতিবাদ চলছে, হিন্দু মাদক লড়বে, মৌলবাদী যেখানে। आप सुन रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पहली बार टीवी पर मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं एक बांग्लादेशी हिंदू को जो हिंदी में बोल रहा है। उसे सुनिए और उसके दर्द को महसूस करिए कि वो वहां किस स्थिति में रह रहा है। सुनिए। मशाल जुलूस निकाल रहे थे, वो क्यों जुलूस निकल रहा था यहाँ पर? क्या বিষয়টা হইছে বাংলাদেশ में
अभी हिंदू लोग के ऊपर में जो टॉर्चरिंग कर रहा, ठीक है, माने हम लोग का दोस्त है, हम लोग सुनाते नहीं है, हम लोग को सुनाते नहीं, बांग्लादेश में रहने नहीं देगा वो लोग। आप लोगों को, आप लोग इस समय लाइव है मेरे साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग अपना चेहरा ढकना चाहें या कोई और दिक्कत तो नहीं है? आपने मुझे कहा था कि कोई परेशानी नहीं है, आप बात कर लेंगे। सुनिए, हम लोग के रग रग में जय श्री राम। की मौत का दर्द महसूस नहीं किया है, ये जमाते इस्लामी का एक वकील कह रहा है तारिक रहमान को। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं तारिक को जो धमकी दी जा रही है कट्टरपंथी संगठन से। আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনার সন্তানের চেয়ে ওই বিল্ডিং এর মূল্য আপনার কাছে বেশি। भारत की शर्तों पर हस्ताक्षर करके तुम अपने पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। तुम्हें भारत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर आप भारत के साथ कोई डील करके आए हो तो आपकी मौत करीब है। तलपत्ती द्वीप देने से मना करने के 15 दिन बाद तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई थी। याद करो, तुम्हारे पिता फरक्का बैराज समझौते का विरोध कर रहे थे और मां ने इसे रद्द करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया था। আবার এর সাথে আপনি লিংক করেন কি দাড়ি টুপি। আমাকে গ্রেফতার করেন। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। एनसीपी और जमात के नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इनका हाथ बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाना भी है। যাদের পোস্ট দেখে আমরাও পোস্ট দিছি। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत भी खड़ा है, भारत में भी लोग खड़े हैं, तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को हौसला मिला। वो भी सड़कों पर निकले, वो भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं दीपू के हत्यारों के खिलाफ, अमृत मंडल के हत्यारों के खिलाफ। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने ह्यूमन चेन बनाई, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। यूनुस और उनकी पुलिस और सेना ने कानों में रुई डाल रखी है। तरफ बॉर्डर के इस तरफ शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला था, बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे, बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और साधु संत भी शामिल थे। और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने, जो दीपू बांग्लादेश में जलाकर मारा गया, उनके पिताजी को फोन लगाया, उनके पिता से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। सुंदर, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে, তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। এই ফোনটা ধরুন, যে ভাই ফোনটা ধরেছিলেন ফোনটা নিন। अब सवाल ये न सिर्फ दीपू बल्कि एक और हिंदू अमृत मंडल, इसकी भी पीट पीट कर बीती रात हत्या कर दी गई। इसकी क्यों हत्या की गई, किसने हत्या की है, और पुलिस देखिए कैसे इस पूरे मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अमृत मंडल की। दीपू के बाद जिस हिंदू की हत्या हुई है वो 29 साल का अमृत मंडल है। दावा यह है कि देर रात अपने भरोसेमंद शाहिदुल के घर पर गया था ये, तभी रात के अंधेरे में किसी ने डाकू डाकू कहकर शोर मचाया और इसे देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने घेर लिया। कहा जा रहा है अमृत के साथियों को भागने का मौका दिया गया कि साथी भाग जाएं और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने हिंदू लड़के अमृत को दबोच लिया। इसके बाद भीड़ ने बेरहमी से लात, घूंसों और डंडों से पीटा है। उसकी सांसें उखड़ने तक सैकड़ों लोग उसे लगातार मारते रहे। अधमरी हालत में उसे बांग्लादेशी पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल ले गई, लेकिन रात 2 बजे अमृत ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले साथ में हथियार लाए थे।
क्योंकि मौके पर पुलिस ने 2 हथियार भी बरामद किए हैं। तो क्या साफ तौर पर अमृत मंडल की हत्या साजिश के तहत हुई है? और बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल एक बड़ा गैंगस्टर था, उस पर हत्या समेत कई आरोप थे। वो सम्राट वाहिनी का सरगना था। पुलिस का यह कहना है कि घटना का सांप्रदायिक हिंसा से संबंध नहीं, हिंदू युवक अमृत मंडल की हत्या जबरन वसूली को लेकर हुई है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी जांच कर रही है। हालांकि इससे पहले 18 दिसंबर को इसी तरह दीपू को मारा गया था। तब दीपू पर कट्टरपंथियों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर हत्या कर दी थी और बाद में साफ हुआ कि दीपू ने कोई ईश निंदा नहीं की थी। झूठे आरोप में दीपू की हत्या की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भारत का विदेश मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है और सियासतदान क्या कह रहे हैं। Condemn the recent gruesome killing of a Hindu. हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की जघन हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि घटना के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं को महज मीडिया की अतिशयोक्ति या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। During the tenure of the interim government, भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से धर्म के नाम के ऊपर चिन्हित कर करके लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत खराब है। किसी भी देश के अंदर अगर जाति धर्म के नाम के ऊपर ये काम होते हैं तो वो उस देश के लिए खुद खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये भारत विरोध का एक अड्डा बन रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों का छलावा हो रहा है, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जघन्य हत्याएं हो रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। केवल समूचे भारतवर्ष के नहीं, सारे विश्व के करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई उनके साथ हैं और वहां की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी है उन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ाए, किसी को भी न बख्शे। वो जेनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो इसको भी जेनोसाइड कहिए और फिर उसको भी जेनोसाइड कहिए, ठीक है, मान लेते हैं हम। आप 50 लोगों की हत्या को जेनोसाइड नहीं कहेंगे, 10 लोगों की हत्या को, 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे। ये कैसा कुरान है, ये कैसा मुसलमान है जो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो अपने उलेमाओं से कहना चाहूंगा, आप लोग तो धर्म गुरु हैं, कम से कम आप एक ऐसी अपील करिए, नो मैटर व्हाट, उनको बताइए कि इस्लाम नहीं है। केंद्र की सरकार, हमारी भारत की सरकार आंख मूंद कर बैठी है और यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में केवल और केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है। और जब बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वहां प्रभावशाली कार्रवाई करिए। और देखिए जरा, लेकिन हैरत इस बात की, भारत में गुस्सा है और गुस्सा इस हद तक है कि हापुड़ से तस्वीर आई। दीपू की हत्या के बाद हापुड़ में लोगों ने विरोध में सिर मुंडवा लिए। जी, इसमें ये बहुत गंभीर विषय है और इसको प्राथमिकता से साथ देने के लिए सब कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और लेकिन दूसरी तरफ दीपू की हत्या को उत्तर प्रदेश के बागपत का ये लड़का कह रहा है बिल्कुल ठीक हुआ है। ये कह रहा है, सुनिए जरा। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दे भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दे भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई। देखिए, उसके बाद ये लड़का यूपी के बागपत का था, यूपी की पुलिस ने उठा लिया और आप जानते हैं फिर योगी कैसे एक्शन लेती है। दरअसल बांग्लादेश जैसे अंजाम की धमकी देने वाले युवक का नाम रेहान है। ये रेहान की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला है रेहान।
और उसने अपनी रील में दीपू की हत्या का वीडियो दिखाया। दीपू को कट्टरपंथियों ने मारकर खुलेआम सबके सामने जलाया था। रेहान ने वीडियो में बांग्लादेश में हुई घटना को सही ठहराया, कहा जो पैगंबर नबी की शान में गुस्ताखी करेगा यही अंजाम होगा, वो जिंदा जला दिया जाएगा। उसने लोगों को संभल कर और संभल जाने को कहा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो यूपी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बागपत पुलिस भी इस मामले को लेकर तुरंत एक्शन में आ गई। वीडियो डालने वाले आरोपी रेहान को हिरासत में लिया गया। अब वीडियो की जांच हो रही है और इसी आधार पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालना अपराध की श्रेणी में आता है। रेहान पर वीडियो से नफरत फैलाने, डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगा है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बागपत पुलिस अभी जांच कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बागपत का ये रेहान जो अब पुलिस के शिकंजे में है, क्या कह रहा था। तो अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। भाइयों पहले जो वीडियो देखो उसके बाद बात करेंगे भाई। तो भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। भाई ये बंदा है भाई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई। देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त वीडियो का खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। अब ये सब जो कुछ हो रहा है इसीलिए लोगों में और ज्यादा गुस्सा है। और ये गुस्सा देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है। प्रयागराज में कोई शहर देश का बचा नहीं है जहां प्रदर्शन ना हो रहा हो। और अब पहली बार बॉलीवुड ने इस पर कुछ बोला है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। जानवी कपूर श्रीदेवी की सुपुत्री, जया प्रदा सांसद रही, इन्होंने खुलकर अब इस पर बोलना शुरू किया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो नाइंसाफी है। जानवी कपूर ने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरतापूर्ण है, ये नरसंहार है और कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस लिंचिंग के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। और अगर इसके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है तो ठीक इसी तरह का पाखंड हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही चीजों पर रोते रहेंगे जबकि हमारे भाई बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा। हर तरह के चरमपंथ की निंदा और आलोचना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत को भूल जाएं। जया प्रदा कह रही बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू चरणदास को मारकर पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई। क्या यही नया बांग्लादेश है? हम कब तक चुप रहेंगे? यह हिंदू धर्म पर हमला है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। काजल अग्रवाल कह रही हैं, एक पोस्ट जारी किया काजल ने जिसमें लिखा हिंदुओं पर सबकी नजरें, जागो हिंदुओं, चुप्पी आपको नहीं बचाएगी। मनोज जोशी कह रहे हैं गाजा या फिलिस्तीन में कुछ हो तो सब आगे आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या की जाती है, उसे मारा जाता है, तब कोई आगे क्यों नहीं आता, तब कोई आवाज उठाता है। यह बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय इसका जवाब देगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही पूर्व सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा। ये मामूली हिंसा नहीं है, ये सरासर मां लिंचिंग है, सीधा सनातन धर्म पर और हिंदुत्व पर प्रहार है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहनों इस पर इज्जत पर खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? हम लोग सेक्युलरिज्म के नाम से अपने आंखें बंद करके चुप हैं। हम न्याय मांगते हैं, ये हिंसा बंद करना चाहिए। अब गुस्से की वजह से हो जा रहा है कि जो भी बांग्लादेशी भारत में आने वाले बांग्लादेशियों को होटल इंडस्ट्री कह रही है हम होटल नहीं देंगे, रहने के लिए जगह नहीं देंगे,
जो भी बांग्लादेश से आएगा हिंदुस्तान किसी मकसद से आए, उसे यहां रहने रुकने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। अब देखिए बांग्लादेशियों की नो एंट्री के पीछे वो अत्याचार है जो कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसलिए बंगाल के होटल मालिकों ने यह बड़ा फैसला किया है जिसके मुताबिक बांग्लादेशियों को यहां होटल नहीं मिलेगा। बंगाल के मालदा और सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने कहा है हम अपने यहां बांग्लादेशियों को होटल के कमरे नहीं देंगे। उन्होंने कहा यह फैसला देश के हित में हमने लिया है और इस बारे में होटल मालिकों के संगठन के प्रतिनिधि ने कहा है हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात का विरोध कर रहे हैं। उनके नेता सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ऐसे बयान दे रहे हैं, 7 सिस्टर्स पर जो बोल रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। दरअसल बांग्लादेशी नेता ने भारत को तोड़ने की धमकी दी थी, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को चिकन नेक से तोड़ने की धमकी दी थी और मारे गए नेता उस्मान हादी ने इन्हें बांग्लादेश का हिस्सा बताया। उसी के खिलाफ अब बंगाल में बांग्लादेशियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। मालदा सिलीगुड़ी के होटल संगठन के तहत 182 होटल हैं, 30 से 40 होटल और भी हैं जिनमें बांग्लादेशी नहीं ठहर सकेंगे। इंसानियत के नाते मेडिकल स्टूडेंट वीजा वालों को पहले कमरे मिल जाया करते थे, अब होटल एसोसिएशन उनको भी रुकने का कमरा नहीं देगा। ये कार्रवाई कर रहे हैं अपने स्तर पर और ये लोगों का आक्रोश ही है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वहां के लोग। इस तरह का बयानबाजी बांग्लादेश की तरफ से चल रहा है। जो वहां के जो छुटपुट नेता है, जो उनका बयानबाजी जो चल रहा है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एवं नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स को लेके जो वो बातें या बयानबाजी कर रहे हैं, इसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। उसके चलते हमारा देश पहले आता है, उसके बाद में हमारा व्यवसाय आता है। तो जहां देश का बात होता है तो वहां पे हम लोग ने ये डिसीजन लिया है, अभी से कोई भी मेडिकल वीजा में जो भी आते हैं उनको भी हम लोग रूम नहीं प्रोवाइड करेंगे, या टूरिस्ट वीजा स्टूडेंट वीजा में आते हैं उनको भी हम लोग रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो भारत से ही है। आखिर किसने राजस्थान में पत्थर चलाए और फिर पुलिस ने दौड़ाया? पत्थरबाजों का हिसाब होगा जो भी कानून हाथ में लेगा। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राजस्थान के जयपुर के चौमू में बीती रात पत्थरबाजी हुई और बताया गया मस्जिद के बाहर से ये पत्थरबाजी हुई। और पत्थरबाजी इस स्तर पर हो रही थी कि जो पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची थी पत्थर उठाने के लिए, वो जेसीबी भी भागी है, पुलिस वालों को भी भागना पड़ा। उसके बाद देखिए जरा, फिर वहां आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, पुलिस ने टीयर गैस फायर करना शुरू किया। उसके बाद सुबह हुई, फिर पुलिस ने लोगों को उठाना शुरू किया जो पत्थरबाजी में शामिल थे और उन लोगों को जो आसपास मौजूद थे। क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर 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 क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारे? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर पत्थर क्यों मारा? पत्थर पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, आपको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे माम क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर 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 क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारा? अरे नाम बताओ भाई, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ, परदेसी है सर। नाम बताओ, नाम बताओ।
पत्थर क्यों मारे? पत्थर पत्थर हमने नहीं मारा। क्या नाम है भाई? क्यों मारा था? क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। आपको अच्छा क्यों लेके जा रहे हो? सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताइए। नाम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ। पत्थर क्यों मारे? नहीं। क्या हुआ? पथराव किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं किया सर। सब होटल स्टाफ हमारा ही है, होटल के सारे। तो फिर क्यों पथराव किया था? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? हम लोग तो काम करने वाले होटल काम करते हो? क्या काम होटल गरीब नवाज में पत्थर चलाए थे रात? पत्थर नहीं चलाए। जयपुर के एक उपद्रवी का हिसाब होगा। सड़क से पत्थर हटाने के विवाद में दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा। मस्जिद के बाहर उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की। पुलिस पर पत्थर और बोतलों से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ा। अब सीसीटीवी के सहारे एक दंगाई की पहचान की जा रही है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। पत्थर नहीं चलाए, पत्थर चलाए नहीं, हम लोग काम कर। कल थे तुम वहाँ पे? नहीं सर, झूठ बोल रहे हो। हम बिहार से हैं। क्या हुआ? पथराव किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं किया। सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के। अब आइए आपको बताऊं ये बवाल हुआ क्यों। मस्जिद के बाहर, जयपुर में मस्जिद के बाहर पत्थर को लेकर यह बवाल हुआ। मस्जिद के बाहर 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा था। इस पत्थर को लेकर कई बार शिकायतें हुई। कलंदरी मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ और पत्थर हटाने को लेकर सभी पक्षों से सहमति ली गई। मौके से शांतिपूर्ण तरीके से पत्थर को हटा दिया गया, सब कुछ शांत था। इसके बाद शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे विवाद की शुरुआत हुई। पत्थर से खाली जो जगह हो गई थी, क्योंकि पत्थर हटा दिया गया, जगह खाली करा दी गई। उसके बाद वहां स्थायी रेलिंग लगाई जा रही थी, जिसको रोका गया। वहां कुछ लोगों ने लोहे के एंगल लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध शुरू हुआ तो देखते देखते बहस बढ़ी और हालात हिंसक हो गए। चौमू बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती। भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। पथराव के साथ उपद्रवियों ने बोतलें फेंकी हैं। सड़क पर पत्थर और बोतलें पड़ी हुई दिखी। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और इसके बाद मौके से भीड़ तितर बितर हुई। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। तो जो आए थे ना मस्जिद के अंदर ये हटाने के लिए, अभी इस चक्कर में दोबारा माहौल बिगड़ गया। दोबारा बिगड़ गया तो वो चलती रहे 5 साढ़े 5 बजे, जो 5:30 बजे लास्ट ही हो गया था। उसके बाद जो हमारे यहाँ से बच्चों को उठाया, 2 जनों को रूम में सो रहे थे, चाहे वो बीमार थे, एक तो तबीयत सही नहीं थी, सब एक जगह ही सो रहे हैं। दादी की एक्सपायर होगी ना इसके चक्कर में, तो दोनों इसको रूम में, और जो फेंकने वाले पत्थर है वो तो कहाँ से पार होके निकल के चल के भाग गए। वो जूटपुर में रात को 1:30 बजे आके फिर इनको उठा के गए हैं। नहीं, एसपी साहब खुद उनके वहाँ तक गई थी नले में। एसपी साहब ने समझाया था, वो मान गए थे। पहले उन्होंने पुलिस वालों पे फेंक दिए थे पत्थर, फिर एसपी साहब समझाई, वो मान गए थे। फिर उसके मानने के बाद में सब चले, फिर वो रात को 1:30 बजे आके फिर इसको सबको उठा के लेके गए। पुलिस चौकी के लिए रखा था ये भाई। जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, तो फिर वो कहाँ के भाग के जाएं। तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई थी। ऐसा हुआ था, इनके कोई क्या हुआ था कि साहब हम पुलिस वो चौकी भी लगा देंगे, आप लोग ये एंगल लगा लो। एंगल सब लड़के राजीनामा सब हो गया। रात को 2:30 बजे क्या पता कौन सा प्रतिनिधि आया, उसके बाद इनके मकान में घुस गया प्रशासन आके और लेडीज को मारा और लेडीज से मारपीट की। लेडीज से धक्का मुक्की। लेडीज बोले कि हमारा भाई बेगुनाह, मौत हुई हुई है, उसके बावजूद इनसे धक्का मुक्की रही। हाँ, इनकी दादी की मौत हुई है और ये बैठक है, इनका कोई लेना देना नहीं, इनका गेट वेट सब बंद था। ले जा रहे थे जाली कुप्ता पर, बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे, गंदी गंदी लफ्ज बोल रहे थे। हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं।
अच्छा क्यों लेके जा रहे हैं आप? अभी सर ये लिख रहा उनका हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। क्या हुआ पथराव किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं किया सर। होटल गरीब नवाज में पत्थर चलाए थे रात? पत्थर नहीं चलाए, पत्थर चलाए नहीं, हम लोग काम कर नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने की कसम खा। अरे इकराम जी आपको फिर क्यों लेके जा? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई, मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया आपकी कसम। हाँ बेकसूर बता। अब आइए आपको बताऊं ये बवाल कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तस्वीर देखिए, ये है वो कालंदरी मस्जिद, और ये जो बाहर पत्थर देख रहे हैं, यही पत्थर पहले पड़े हुए थे। इन्हीं पत्थरों को हटाया गया। दरअसल यहां पत्थर पड़े थे तो रास्ता देख रहे हैं, आने जाने का रास्ता है। प्रशासन ने इन पत्थरों को हटाया, बाकायदा सहमति ली गई स्थानीय लोगों से, उन्होंने कहा पत्थर हटा दीजिए। पत्थर हटाने के बाद देखिए क्या हो रहा था। पत्थर हटाने के बाद तड़के वहां पर ही रेलिंग का काम शुरू हो गया। ये सोचकर कि जगह तो हमारी ही है तो हम उसको भी घेरेंगे, तो वहां रेलिंग लगने लगी। बस यही रेलिंग लगने को लेकर सारा बवाल खड़ा हुआ। पत्थरबाजी हुई, गिरफ्तारियां हुई, और अब देखिए मस्जिद के पास के ये हालात थे। पुलिस की तैनाती की गई है। फिर देखिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए एहतियातन पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, फिर कोई उपद्रवी, फिर कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न करने पाए। और पत्थर चलाने वालों पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक आपको बताऊं 10 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगाल रही है। सरकारी काम में बाधा डालने वालों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चौमू में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक इंटरनेट बंद है। सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। पूरा बस स्टैंड इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल को इलाके में तैनात किया गया और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हर संदिग्ध गतिविधि की निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। ये डोमिनेशन किया जा चुका है। जो संदिग्ध थे उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनमें जो भी मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो कानूनी कार्रवाई जो कल के लॉ ऑर्डर की थी वो की जा रही है। उसके अभी देख रहे हैं हम लोग, एक बार बता देंगे। पत्थरबाजी की गई थी, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उसके अलावा कल जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें 2 से 3 बार पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद सुबह के बाद ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और पूरी तरीके से अब स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण। अब मैं आपको दिखाऊं कि पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसके बाद लोगों में खुशी है। पुलिस के हक में लोग नारेबाजी कर रहे हैं चौमू के। पत्थरबाजों पर लट बरसो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थरबाजों पर लट बरसो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्थरबाजों पर लट बरसो, लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थरबाजों पर लट। उसके बाद देखिए एसपी खुद मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचे, पुलिस ने लोगों से बात की है और पुलिस ने और समझाया लोगों को। ये कठोर से कठोर वो पुलिस कर रही है ना, और बिना किसी के कहे कर रही है, क्योंकि वो हमारा दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है, उपद्रव करने की कोशिश करता है, नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, वो कार्रवाई पुलिस पूरी मजबूती के साथ कर रही है। तो आप लोग आश्वस्त रहिए और आप लोग इसमें पुलिस का सहयोग करें। कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। अब देखिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं, सियासत भी हो रही है। सबसे पहले देखिए रामलाल शर्मा कह रहे हैं बीजेपी नेता ने कहा अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी,
साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है। मामले में 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने का दावा है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। हिंसा को पुलिस प्रशासन की विफलता करार दिया। सड़क किनारे पड़े पत्थर हटाने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस की मंशा मस्जिद हटाने की थी। इसी वजह से यह पूरा विवाद भड़का है। मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। भजनलाल कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उपद्रव फैलाने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर नरमी नहीं बरती जाएगी। पत्थरबाजों पर फूल नहीं, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सुनिए सियासतदानों। लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने निर्माण हटने के बाद वहां रेलिंग लगाना चालू कर दिया। रेलिंग लगाना जब चालू हुआ तो पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना किया कि रोड अवरुद्ध होता है और सड़क जब अवरुद्ध होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ती है। यहाँ यदि कोई बैरिकेड्स आदि लगाने हैं तो पुलिस ही बैरिकेड्स लगा देगी, आपको रेलिंग नहीं लगानी। लेकिन चूंकि वो उपद्रवी लोग थे, कहीं न कहीं कोई साजिश थी और उपद्रवी लोगों ने पुलिस के विरुद्ध जब पथराव शुरू किया तो मैं तो वहाँ की पुलिस को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उपद्रवियों पर कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है और चुन चुन करके कौन लोग यहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। स्थानीय निवासियों ने कई बार पुलिस और प्रशासन को इस बात की शिकायत भी दी है कि, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एसआईआर को लेकर बड़ी खबर है। यूपी में एसआईआर पर चुनाव आयोग से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। आपको बताएं उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के एसआईआर में नाम कटे। लगभग समझिए 3 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर में कट गए। यूपी में सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे। 30% नाम लखनऊ से कटे। पिछले 14 दिन में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े। अब एसआईआर अब नहीं होगा। एसआईआर प्रक्रिया में समय का कोई एक्सटेंशन यानी वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। 31 तारीख को आएगा फाइनल ड्राफ्ट। तो बड़ी खबर यह है, यूपी में लगभग 3 करोड़ नाम एसआईआर में कट गए। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी से ही अगली बड़ी खबर भी है। कार्यक्रम खत्म और गमला गायब। विचित्र खबर यूपी से आई। उससे पहले देखिए योगी आज कहां थे। आज बाल वीर दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे पहुंचे थे। ये उनकी तस्वीर लेकिन जो विचित्र खबर आई वो बताऊं मैं आपको। कल आपको बताया था प्रेरणा स्थल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इसी प्रेरणा स्थल जो लखनऊ में बना, इसके बाहर सौंदर्यीकरण हुआ था, बाकायदा पेड़ पौधे लगाए गए थे। किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 महान विभूतियों की प्रतिमा का अनावरण। अब देखिए कल इसका उद्घाटन खत्म हो गया। उद्घाटन के बाद आज देखिए क्या हुआ। ये जो गमले लगे थे, पौधे, लखनऊ वासियों ने पौधे उठा लिए। एक एक कर गमले उठा कर घर निकल लिए। आप देख रहे हैं, कोई स्कूटर से आया ले गया, कोई स्कूटी से आया ले गया। आंटी जी भी 2 गमले ले गई। इनको देखिए, ये भी बड़ा आराम से जैसे खरीदारी करने आए हैं, ऐसे रैक से 2 गमले निकाल लिए। जैसे इन्हीं के लिए यहां गमले लगाए गए थे। ये आएंगे और लेकर जाएंगे। और वीडियो बन रहा है तो हंस भी रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। अब उस जगह को देखिए जहां गमले लगे थे। अब केवल वो जगह खाली बची है, गमले गायब हो चुके हैं। हो जाएगा।
भरिए और भरिए, 2-4 और भर लीजिए। ये महाशय बाइक पर आए और पूरे इत्मीनान से पसंद किया कि किस पौधे की चोरी की जाए। अब आप यकीन करें ना करें, नवाबों के शहर की यह तस्वीर देखकर शर्म को भी शर्म आ गई होगी। तहजीब वाले शहर में तहजीब ने भी मुंह छिपा लिया होगा। कार वाले, बाइक वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले, जिस किसी को मौका मिला गमले उड़ा ले गए। न किसी से पूछा, न किसी की सुनी, न सोचा, न समझा, न अपने अंदर झांका, न आत्मा को टटोला, बस उठाया और निकल लिए। कुछ ऐसा ही हुआ था G20 के बाद। मर्सिडीज से आए लोगों ने भी गमले उड़ा लिए थे। ये तस्वीर देखिए, एक एक कर गमला ले गए। ये गमले पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए लाए गए थे। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था और इस मौके पर प्रेरणा स्थल को फूलों से सजाया गया था। गमले लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से लगाए गए थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गमलों की चोरी शुरू हो गई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से कार और स्कूटी सवार गमले चुरा ले गए। एक गमले की कीमत करीब 100 रुपए बताई जाती है और चोरी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन में आया है। गमलों को अब हटवा रहा है। इसके लिए भी 20 सुरक्षा कर्मी लगवाने पड़े हैं जो इसको देख सके, जो सुरक्षित रख सके। एलडीए पुलिस में शिकायत करने की भी तैयारी कर रही है। गमलों की चोरी को लेकर सीएम योगी ने चेतावनी दी है। कहा 1 महीने पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में कहानी सुनाई थी। बोले थे G20 के बाद मर्सिडीज से लोग गमला चुरा ले गए। सीएम ने कहा था कि चोरी करने वालों को सीसीटीवी दिखाया गया था। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और खासतौर पर जो देखरेख कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। बाई ड्यूटी लगे और ये सब संरक्षित किए जा रहे हैं लोहिया पार्क में, यहाँ से हटवा करके, क्योंकि लोग इतना उठा करके ले जा रहे हैं, सब चोरी कर रहे हैं। क्या किया जाए। कितना ले गए होंगे अभी तक? लगभग 2,500 से 3,000 4,000 पौधे लेके चले गए हैं। 4,000? हाँ। ये लगे कब थे? ये परसों तक पूरा कंप्लीट हो गया था लग करके। मतलब कई दिनों से लग रहा था? परसों दिनों से लग रहा था। ये लगभग 10 दिन से लग रहे थे। तो सोचिए 2,500-3,000 हजार गमले चोरी हो गए। अब इससे पहले भी यूपी में ही हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बड़ी गाड़ी लाए, गाड़ी खड़ी की, सरकारी गमले उठाया और पीछे गाड़ी में डिग्गी लेकर, डिग्गी में रखकर फरार। अब देखिए सवाल बुनियादी ये है, आम लोग जो गाड़ियों से आ रहे हैं और 100-100 रुपए के गमले चुरा ले जा रहे हैं, ऐसा लोग क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। सवाल कई हैं। पहला सवाल, कहीं सार्वजनिक का मतलब लोग ये तो नहीं समझ लेते हैं ये निजी उन्हीं की संपत्ति है। अगर हर कोई निजी समझकर चोरी करे तो फिर सोचिए क्या होगा। फ्री की चीज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। छोटी चीजों को चुराने को चोरी मानते नहीं है क्या, एक सवाल यह भी है। छोटी चीज चुराते हैं उसे चोरी में गिनते ही नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करने में कुछ लोगों को सुकून मिलता है क्या, एक सवाल यह है। सवाल यह, कहीं सार्वजनिक संपत्ति की चोरी की आदत तो नहीं बन गई। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चोरी करके बच जाएंगे, या क्या इस बात का डर नहीं है कि चोरी जो है उनकी वो वीडियो में कैद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि नियम और कानून का मजाक समझते हैं कुछ लोग। सवाल एक ये है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है। एक सवाल ये, संबंधित विभाग की ओर से लापरवाही क्यों बरती जाती है। सारे विभाग रिपोर्ट दर्ज कराने में तत्परता क्यों नहीं दिखाते हैं। अब आपको बताऊं, ये जो सार्वजनिक संपत्ति की चोरी होती है इस पर कानून क्या कहता है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत केस होता है। इसमें 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 305 में विशेष परिस्थितियों में चोरी का जिक्र है। यह उन चोरी के केस पर है जो विशेष प्रकार की संपत्तियों से जुड़े हैं। इस धारा में 5 प्रकार की चोरी को परिभाषित किया गया है। धारा 305 के तहत 7 साल तक की जेल का प्रावधान है और साथ ही इस धारा में दोषी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब आपको सुनवाता हूं, जो सज्जन मर्सिडीज में गमले चुरा ले गए थे उन पर योगी ने बयान दिया था, सुनिए। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की
और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। जो बात योगी कह रहे हैं, सिर्फ ये यूपी की तस्वीर नहीं है, दूसरे राज्य की तस्वीर देखिए। कैलाश खेर का प्रोग्राम था, कैलाश खेर के कार्यक्रम में बवाल हो गया। ग्वालियर में कार्यक्रम होना था, देखिए जरा लोगों को कैसे भाग रहे हैं। न सिर्फ भाग रहे हैं, अगली तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग तोड़कर यह माहौल था। कैलाश खेर खुद देखकर दंग थे, क्या हो रहा है। इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं, जानवरगिरी मत करिए प्लीज। सोचिए, कैलाश खेर भी कहने पर मजबूर हो गए कि जानवरगिरी ना करें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लिए चलता हूं बंगले से लालू परिवार की विदाई। लालू परिवार जिस बंगले में रहता था, ये वो बंगले की तस्वीर है। लालू परिवार का बंगला बहुत मशहूर रहा, चाहे वो त्योहारों को लेकर हो, किस्से कहानियों को लेकर हो, या फिर विवादों को लेकर या सियासत को लेकर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीर आई है बंगले को खाली करने की तस्वीर है। रात के अंधेरे में बंगले से सामान निकाला गया और जब रात के अंधेरे में सामान निकाला गया तो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्या था छिपाने को जो रात को सामान लेकर निकले। 20 साल बाद लालू परिवार को बंगला छोड़ना पड़ रहा है। इसी बंगले से कभी नीतीश सरकार में लालू परिवार ने 2 बार सत्ता संभाली थी। सियासत से लेकर कई पारिवारिक कार्यक्रम इसी बंगले में हुए थे। लालू परिवार का ये स्थायी पता बन गया था 10 सर्कुलर रोड। लेकिन इस बार चुनाव में हुई करारी हार के बाद पहले रोहिणी इसी बंगले से रोते हुए सिंगापुर के लिए निकली थी और अब लालू परिवार को ये बंगला खाली करना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में बंगला खाली करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं, रात को घर से कहां सामान गया और कहां शिफ्ट हुए लालू। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये उनका घर है जो खाली कर दिया है। राबड़ी के बंगले से कल देर रात सामान शिफ्ट किया गया। 3 से 4 गाड़ियों में कुछ सामान को शिफ्ट किया गया। 10 सर्कुलर रोड के बंगले से सामान की शिफ्टिंग हुई। 2005 में हार के बाद लालू परिवार यहीं रह रहा। उसके बाद से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को यह बंगला आवंटित हुआ, तब से यह आरजेडी का सत्ता का केंद्र बना रहा। 20 साल बाद अब परिवार को बंगला छोड़ना पड़ा। 1 महीने पहले ही बंगला खाली करने का नोटिस मिला। 25 दिसंबर को नोटिस मिलने के 1 महीने पूरे हुए और इसके बाद रात के अंधेरे में ही सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई। फिलहाल फूल और गमला शिफ्ट किया गया। इस दौरान लालू और तेजस्वी पटना में मौजूद नहीं थे। उन्हें हार्डिंग रोड बंगला नंबर 39 अलॉट किया गया है। सामान का जो गोल रोड में गौशाला में अस्थाई गौशाला, उसमें अस्थाई रूप से रखा गया सामान। महुआ बाग इलाके में लालू परिवार का बंगला बन रहा है। बताया जा रहा है परिवार वहीं पर शिफ्ट हो सकता है और इसी वजह से सामान को आवंटित बंगले में नहीं भेजा गया है। जेडीयू ने रात में शिफ्टिंग को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा यह परिवार दिन के उजाले में काम नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कोई खजाना छुपाया गया था जिसे रात में चुपचाप निकालना पड़ा। ध्यान रखिएगा, टोटी खोलकर नहीं ले जाइएगा। सुनिए जरा सियासतदानों। वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है, यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। श्रीमती राबड़ी देवी जी अविभाजित बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रही हैं। विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की आवाज़
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आईसिस पर ट्रंप का मैरी क्रिसमस अटैक। ट्रंप ने आईसिस पर अटैक किया, लेकिन उससे पहले देखिए 25 तारीख को ट्रंप व्हाइट हाउस में क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। ये वो तस्वीर है। तो ट्रंप क्रिसमस का जश्न मना रहे थे, इधर अमेरिका मिसाइल दाग रहा था आईसिस पर। आधी रात को ये मिसाइलें नाइजीरिया में आईसिस ठिकानों पर गिर रही थी। और देखिए जरा एक और तस्वीर सामने आई, ये देख रहे हैं जहां धमाका हुआ, ये उस जगह की तस्वीर है। देखिए जरा ट्रंप ने कहा गोले दागे, ये आप देख रहे हैं, ये नाइजीरिया गिनी खाड़ी है। गिनी खाड़ी से मिसाइल दागी है जो नाइजीरिया में सोकोतो में गिरी है। आईसिस का ठिकाना था यहां पर और आईसिस के आतंकियों को मार दिया है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर यह हमला कैसे किया। ट्रंप ने जिनको मारा है उन्हें भी मैरी क्रिसमस कहा है। 31 दिसंबर को सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर को हमला हुआ था, 13 तारीख को अमेरिकी सैनिकों पर, जो आईसिस ने किया। इस अटैक में 2 अमेरिकी सैनिक समेत 3 लोगों की मौत हुई और इस हमले का आरोप आईसिस पर लगा तो ट्रंप ने कहा हम भी बदला लेंगे। इसके बाद ठीक 5 दिन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और सीरिया में आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। अब ट्रंप के आदेश पर नाइजीरिया में आईसिस के खिलाफ एक्शन हुआ। अमेरिका ने गिनी की खाड़ी में तैनात जहाज से मिसाइल हमला किया और नाइजीरियाई सीमा के पास आईसिस के 2 ठिकाने तबाह कर दिए। इन दोनों हमलों में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ट्रंप ने नाइजीरिया पर आईसिस पर हुए हमले को एकदम सटीक माना है और कहा अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। सभी लोगों को क्रिसमस की बधाई और मारे गए आतंकियों को भी। इस ऑपरेशन में नाइजीरियाई सरकार ने भी अमेरिका का समर्थन किया है। नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका में आईसिस आतंकियों का बड़ा नेटवर्क है। दावा है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और बड़े हमले कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आईसिस आतंकी कचरा है जिसका सफाया बहुत जरूरी है। अब सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। आतंकी नाइजीरिया में अनगिनत ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं। ये लोग जानबूझकर हमारे लोगों और ईसाइयों को टारगेट कर रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ट्रंप ने जो मिसाइल आईसिस के आतंकियों पर दागी, जरा वो देखिए। वो मिसाइल अमेरिका का टॉम हॉक मिसाइल घातक मिसाइलों में से एक है। अमेरिकी नौसेना टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल करती है, जिसे पनडुब्बी और युद्धपोतों से लॉन्च किया जाता है। इसे इतने खास तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम आसानी से भेद नहीं सकता है, क्योंकि यह मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह सीधी नहीं जाती है। यह एक चक्करदार रास्ता बनाती है और घूम कर जाती है, और इसी वजह से इसे ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी इसका टारगेट बदला जा सकता है। अगर टारगेट जगह बदलता है तो मिसाइल नई जगह पर हमला करेगी, और इस मिसाइल में खास और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। टॉमहॉक मिसाइल 450 किलो परमाणु हमले करने में सक्षम है, अपने साथ ले जाने में, यानी ये बड़े परमाणु अटैक करने में भी सक्षम है। लेकिन अमेरिका फिलहाल गैर परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। तो आतंकियों का सफाया कर रहे हैं ट्रंप कुछ इस तरह से। बहरहाल अब अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।